नमस्कार, स्वागत है आपका सी एस अकेडमी पीसीएस में। यदि आपने सी एस अकेडमी पीसीएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब सी एस अकेडमी पीसीएस। जो हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं हिस्ट्री के लिए, उसी के क्रम में आज आपका लेक्चर नंबर 2 होगा। कुल मिलाकर जो हम 20 क्वेश्चनों की हम श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, उसी में ही आपका ये जो लेक्चर नंबर बनेगा वो आपका 2 बनेगा। इसी में हम 21 से लेकर आपके 40 सवाल तक यहाँ पर पूर्ण करेंगे। और देखो, ये जो आपका वीडियो है, ये आपका वीडियो पूरी तरीके से जो होगा वो आर ओ ए आर ओ और एपीएस के जो एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा। और यदि आप नेट का पेपर भी दे रहे हैं हिस्ट्री के से, हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। तो देखो, यहाँ पर हम जो ले रहे हैं क्वेश्चनों को, ये इनकी संभावना पूरी है या इसी बेस पर ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्योंकि देखो, ज्यादातर दो तरीके के सवाल बनाएगा। एक तो कॉन्सेप्चुअल बेस, क्योंकि आपने पिछले 2023 में ही जो पीसीएस का पेपर हुआ है उसका जो पैटर्न बदला है, उसमें उसने कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्यादा पूछे थे। इसी वजह से, इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ भी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा बताए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्चुअली बताए जाएंगे, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं उनकी यहाँ भी उनका भी ध्यान रखा जाएगा पूरी तरीके से। इसी को ही हम लेकर आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 से। देखो, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है आपका। पहला क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि किस ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। अब देखो, इसमें ये कह रहा है कि किस ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से नहीं है। यदि आपको ये पता है कि कौन कौन से बौद्ध धर्म के हैं ग्रंथ और कौन कौन से आपके जैन धर्म के हैं, तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि सुत्त पिटक का जो है, सुत्त पिटक की रचना जो हुई थी वो प्रथम बौद्ध संगति में हुई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका मतलब ये तो है। अभिधम पिटक की जो है उसकी भी रचना हुई थी, और विनय पिटक की भी रचना जो है प्रथम बौद्ध संगति में ही हुई थी। तो इसका मतलब अभिधम पिटक और विनय पिटक तीनों की रचना, तीनों को जो संबंधित हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जबकि जो विभाषा शास्त्र का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से नहीं है, वो जो है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। अर्थात जैन धर्म जो विभाषा शास्त्र है, इसकी रचना किसने की थी? देखो, वसुमित्र ने। इसकी जो रचना की थी वो वसुमित्र ने की थी, विभाषा शास्त्र का। यदि आप सुत्त पिटक को देखें, सुत्त पिटक की रचना की थी गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने। वहीं पर अब यदि आप देखेंगे अभिधम पिटक की रचना की थी मोगाली पुत्र तिस ने। मोगाली पुत्र तिस, इन्होंने की थी। और विनय पिटक की जो रचना की थी वो उपाली ने की थी। ये महात्मा बुद्ध का नाई था। तो इस प्रकार थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखकर चलेंगे। तो आंसर क्या बना आपका? आंसर बना आपका डी। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अब देखो, फिर से वही जो मैंने पीछे बताया था वो यहाँ पर आ गया। जैसे आपसे कहते हैं कि सुत्त पिटक की रचना किसने की, अभी आपको बताया कि सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी। विनय पिटक की रचना औपाली ने की थी। मिलिंद पन्नु की रचना असफ घोष ने नहीं की थी। ये आप ध्यान रखना। तो मिलिंद पन्नु की जो रचना की थी वो नागसेन ने की थी। यूनानी राजा था मिलिंद। और जो जैन धर्म से संबंधित थे आपके नागसेन, इन्होंने ही, सॉरी, हाँ ठीक है, इन्होंने ही अब उसको बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी, मिलिंद को। तो मिलिंद पन्हो में ये जो है अश्व घोष का नाम आपको मिलता है। और अभिधम पिटक की रचना मोगालीपुत्र किसने की थी, ये आप जानते ही हैं। तो आंसर जो बनेगा आपका वो सी आंसर बनेगा इसमें। नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। अब देखो, ये जैन धर्म में कुछ उपांग दिए, जैसे आपने देखा होगा अंग, उपांग, प्रकीर्ण, छेद सूत्र, मूल सूत्र, नंदी सूत्र और अनुयोग। ये आपको ध्यान रखना है कि कितने अंग होते हैं, कितने उपांग होते हैं, कितने प्रकीर्णन होते हैं और कितने छेद सूत्र होते हैं। यदि मैं आपसे कहूँ कि अंगों की संख्या कितनी है, तो अंग होते हैं 12। ये आपका ठीक है। उपांग कितने होते हैं? ये 11 नहीं, ये आपका गलत है। तो आंसर तो यही बनेगा, क्योंकि उपांग भी 12 ही होते हैं। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण होते हैं आपके। और आपके 6 छेद सूत्र होते हैं, और उसके साथ साथ जो होते हैं 4 मूल सूत्र होते हैं। 4 आपको मूल सूत्र मिलेंगे, और आप आगे बढ़ेंगे तो एक आपका नंदी सूत्र मिलेगा, नंदी सूत्र, और एक ही आपको मिलेगा अनुयोग। तो सारे याद रखने हैं कैसे? 12 अंग, 12 उपंग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, एक नंदी सूत्र और एक अनुयोग सूत्र। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? देखो, परिशिष्ट पर्वन नामक ग्रंथ की जो रचना की थी वो आपकी सुधा सुधार सुधर्मा स्वामी ने की थी। ये नहीं,
हेमचंद्र सूरी ने की थी। हाँ, जो परिशिष्ट पर्वन है उसकी जो रचना की थी वो आपकी हेमचंद्र सूरी के द्वारा ही यहाँ पर की गई थी। तो ना तो आपका मार्तंड प्रभात होगा और ना ही आपका भद्रबाहु होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कल्लर द्वारा रचित राजतरंगिणी, कल्लर द्वारा रचित राजतरंगिणी में किस वंश का वर्णन मिलता है? देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये कह लेना कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सवाल है ये। तो देखो इसमें किस वंश का वर्णन मिलता है? देखो यदि आप देखें, लोहार वंश का तो मिलता ही है, क्योंकि कल्लड़ की राजतरंगी जो कश्मीर में चल रहा था, लोहार वंश उस पर प्रकाश डालती है पूरी तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके साथ साथ कल्लड़ की राजतरंगिणी जो है वो कई वंशों पर प्रकाश डालती है, जैसे आपका कारकोट वंश, इस पर भी, उत्कल वंश इस पर भी, लोहार वंश पर तो डालेगी, और कुषाण वंश, चारों पर डालती है। इसका मतलब यदि आपको पता होता कि लोहार वंश से ही संबंधित है तो आप दो लगाकर आप पीछे हट सकते थे, लेकिन सवाल क्या हो जाता? गलत। किससे संबंधित है? चारों से, उपर्युक्त सभी से संबंधित है कल्लड़ की राजतरंगिणी। अर्थात कल्लड़ की राजतरंगिणी में कारकोट वंश का भी, उत्कल वंश का भी, कुषाण वंश का भी, लोहार वंश का भी, और यहाँ तक कि जो मौर्य थे, मौर्य में आप देखेंगे अशोक, जो अशोक था, अशोक का भी संबंध किससे था? अशोक का भी जिक्र कल्लड़ की राजतरंगिणी में आपको देखने को मिलता है। यदि आपसे कहूं, देखो जो कल्लड़ की राजतरंगिणी थी वो उसमें तरंग जो थे, तरंग का मतलब अध्याय, 8 अध्यायों में बटी हुई थी, ये ध्यान रखना है आपको। तो 8 अध्यायों में बटी हुई थी, और इसमें 8 अध्याय भी किस क्या थे? 3 खंडों में विभाजित थे आपके, पहला, दूसरा और तीसरा। यदि मैं आपसे कहूँ तो पहला जो खंड था उसमें एक तरंग, दो तरंग और तीन तरंग, उसके बाद चार, पांच और छह, फिर आप देखेंगे सात और आठ, ये इसमें तरंग थे। तो एक तीन, एक दो और तीन से अशोक, कनिष्क की जानकारी मिलती है, कनिष्क के बारे में जानकारी मिलती है, ये ध्यान रखना। चार पांच छह से किसके बारे में? तो कारकोट वंश, कारकोट वंश की जानकारी मिलती है, और उत्कल वंश, उत्कल वंश की जानकारी भी इसी से मिलती है। और सात और आठ से, जो सात और आठ अध्याय हैं वो लोहार वंश से, लोहार वंश के बारे में यहाँ पर, इनके बारे में यहाँ पर जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और थोड़ा और भी बड़ा बता दूं मैं आपको कि कल्लड़, देखो राजतरंगिणी जो है वो कल्लड़ ने ही नहीं लिखी, कल्लड़ की राजतरंगिणी को आगे भी और बहुत सारे लोगों ने बढ़ाया था। जैसे आप देखें, एक नाम आता है जॉन राज का, जॉन राज ने 1149 से लेकर, ओ सॉरी, 1149 से लेकर 1459 तक का इसमें इतिहास लिखा है जॉन राज ने। फिर आप देखेंगे श्रीवर, श्रीवर ने, आप आगे बढ़ेंगे तो 1459 से लेकर 1486 तक का इतिहास इसमें लिखा है। फिर आप देखेंगे प्रजाभट्ट और सुख, दो व्यक्ति आते हैं, प्रजाभट्ट, प्रजाभट्ट और सुख, इन दोनों ने, प्रजाभट्ट और सुख ने 1486 से लेकर आप 1498 तक का इन्होंने इतिहास इसमें लिखा है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा क्रम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 26 आपका। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है? कहता है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक से मौर्यों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात मौर्य वंश के बारे में जानकारी किससे मिलती है? मुद्रा राक्षस से। यस, ये आपका ठीक है। और आगे देखें तो देवी चंद्रगुप्तम नामक पुस्तक से गुप्त वंश के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये भी आपका ठीक है। तो ध्यान रखना, मुद्रा राक्षस से किसके बारे में जानकारी? मौर्यों के बारे में। और वहीं देवी चंद्रगुप्तम से जो जानकारी मिलती है वो आपकी गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसका मतलब जो कथन है आपके वो दोनों ही ठीक है। प्रयुक्त कथन में से क्या है कि उपयुक्त कथन सभी सत्य हैं आपके। अब मुद्रा राक्षस की रचना किसने की थी? ये आप जानते हैं भली भांति। और देवी चंद्रगुप्तम की रचना किसने की थी? जरा इसका आप आंसर जो देंगे वो कमेंट बॉक्स में बताना कि इन दोनों पुस्तकों की रचना किसने की थी आखिर। एक बड़ा ही आसान सवाल है। जैसे चलो मैं ये बता देता हूँ, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम दोनों की रचना की थी विशाखदत्त ने, विशाखदत्त ने इन दोनों की रचना की थी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द्वारा रचित पुस्तक मालवा काग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संगारम, विक्रम वर्षीय, अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने खंड महाकाव्य, कितने खंड काव्य हैं, कितने महाकाव्य हैं और कितने नाटक हैं? यदि आप देखो है, तो देखो ये जो सवाल है बहुत ही टेढ़ा सवाल है। आप ये कह लें कि मात्र 2 से 3% लोग ही इस सवाल का आंसर दे पाएंगे, जिन्होंने अच्छे से स्टडी की है, स्टडी को अच्छे से पढ़ा। देखो ये जो इस तरह का सवाल है ये नेट बेस होता है, नेट बेस में, अर्थात नेट में पूछा जाने की पूरी पूरी संभावना होती है, क्योंकि इसी तरीके की
क्योंकि इसी तरीके के आपके जो होते हैं वहां पर सवाल बनते हैं, क्योंकि हिस्ट्री से नेट में भी 2 बार क्वालिफाइड हूँ। 2 बार मैंने पेपर दिया है और दोनों बार मैंने आपको रिजल्ट निकाला है। तो यहाँ पर आप देखें, देखो मालवा अग्निमित्रम जो है, यदि आप यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो मालवा अग्निमित्रम क्या है, ये है। अब देखो इसमें ये जो 7 ग्रंथ दिए हुए हैं, 7 ग्रंथ में आपके कुछ महाकाव्य मिलेंगे, जैसे आपका रघुवंशम। तो रघुवंशम जो है आपका कहाँ है, इसमें रघुवंशम देखो, रघुवंशम जो है ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है। कुमार संभवम ये भी आपका महाकाव्य की श्रेणी में ही आता है। तो इसका मतलब इसमें दो तो महाकाव्य बने। अब इसमें देखो कहीं है 2 महाकाव्य। हाँ, देखो यहीं से ही सवाल निकल जाएगा आपका। देखो यदि आप ऑप्शन नंबर बी में देखें तो कहीं भी 2 महाकाव्य नहीं है, 3 महाकाव्य हैं, 1 महाकाव्य है। तो इसका मतलब आंसर क्या बन गया। इस तरीके टेक्निक लगाइए आप, टेक्निक से ही आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, बाकी को हम सबको देख ही सकते हैं। जैसे अब ये आपसे कहें कि मेघदूत, मेघदूत आपका जो खंड काव्य है। ऋतु संहारम भी आपका क्या है, ऋतु संहारम भी आपका खंड काव्य ही है, ये भी आपका खंड काव्य है। और यदि हम देखें विक्रम बरसी है, ये एक नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी एक नाटक है। और मालवा अग्निमित्रम जो है ये आपका मालवा अग्निमित्रम ये आपका नाटक है। इस प्रकार से बनेंगे, 2 खंड काव्य हुए, 2 महाकाव्य हुए और 3 आपके नाटक हुए। आंसर आपका जो बनेगा वो इसमें ए बनेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है हर्ष द्वारा रचित पुस्तक हैं। देखो हर्ष ने किस किस की रचना की थी, तो हर्ष ने जो पुस्तकों की रचना की थी वो रत्नावली, अ, प्रियदर्शिका और नागानंद, तीनों की ही हर्ष ने इसमें रचना की थी। तो आंसर क्या बनेगा, उपयुक्त सभी, ए आंसर बनाएंगे इसमें। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है श्री हर्ष की। देखो हर्ष अलग है, हर्षवर्धन वाला ये, वर्धन वंश का जो तापी शासक था, लेकिन श्री हर्ष एक कवि था। तो ये ध्यान रखना है। तो किस किस की इसमें, किसी श्री हर्ष ने किसकी रचना की थी, तो खंडन खंड खाद्य की रचना की थी इन्होंने। नैषधीयम चरितम की रचना इन्होंने की थी। नागानंदम की रचना इन्होंने नहीं की। आंसर क्या बनेगा आपका, इसमें 1 और 2 इसमें आंसर बनेंगे, तो केवल 1 और 2, तो सी आंसर आपका इसमें लगेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का ये, उस पुस्तक का फारसी में अनुवाद अनार ए सुहेली के नाम से किया गया है। देखो इसमें जो पुस्तक थी अनार ए सुहेली के नाम से किस पुस्तक का हुआ है, मुद्रा राक्षस का नहीं, देवीचंद्र गुप्तम का ये भी नहीं, तो मनुस्मृति का नहीं, पंचतंत्र, पंचतंत्र का जो फारसी में अनुवाद हुआ है वो अनार ए सुहेली के नाम से हुआ है। ये भी ध्यान रखना, ये भारत की ऐसी पुस्तक है जिसका सबसे ज्यादा बार अनुवाद किया गया है। तो मनुस्मृति की रचना किसने की थी, तो मनु ने की थी। देवी चंद्रगुप्तम की रचना अभी पीछे मैंने आपको बताया विशाख दत्त ने की थी। वहीं पर मुद्रा राक्षस की रचना भी किसने की थी, मुद्रा राक्षस की रचना भी विशाख दत्त ने की थी, क्योंकि इसी मुद्रा राक्षस से मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है और देवी चंद्रगुप्तम से आपकी गुप्त वंश के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका, नेक्स्ट कहता है शिल्पाधिकारम किसकी रचना है, जिसे संगम काल के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थात इससे हमें संगम काल के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिलेंगी, जैसे इलिगदो अदिगल, सेनगुट्टवन, शीतलेशत नार और त्रिक्वेद्वर। तो ये जानना चाह रहा है कि ये किस शिल्पाधिकारम की रचना जो था वो किसने की थी। देखो शिल्पाधिकारम की रचना की थी इलागिदो अदिगल ने, इलिगिदो अदिगल ने ही शिल्पाधिकारम की रचना की थी। अब जो देखो सेनगुट्टवन था, जिस समय इलागिदो अदिगल ने शिल्पाधिकारम की रचना की थी संगम वंश में, संगम काल में, ये उस समय वहां का राजा था सेनगुट्टवन। और ये सेनगुट्टवन राजा जो था, और ये इसी का ही भाई था इलगो अदिगल। तो इसी ने ही शिल्पाधिकारम की रचना की थी। और शीतले सतनार, तो शीतले सतनार ने मणि मैखले की रचना की थी, मणि मैखले की रचना की थी। और उसके बाद में यदि आप देखें त्रिकुदवर, त्रिकुदवर ने जो रचना की थी वो जीवक चिंतामणि की रचना की थी। तो सारे ग्रंथ आपको याद रखने हैं। तो 5 आपको ग्रंथ मिलेंगे देखने को संगम काल में। कौन कौन से हैं, एक तो है आपका शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम। दूसरा आपको मिलेगा मणिमेखले, फिर आपको मिलेगा जीवक चिंतामणि, फिर आप देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे बलयपति, बलयपति, फिर आप देखेंगे कुंडलपति, कुंडलपति नहीं, कुंडल केती होता है, कुंडल केती। तो ये आपकी 5 महाकाव्य आपको देखने को मिलेंगे संगम काल में। जानते हैं शिल्पाधिकारम की रचना इलगो अदिगल ने की थी, मणिमेखले की रचना जो की थी वो की थी शीतले सत नार ने की थी।
उसकी बाद में जीवक चिंतामणि की रचना जो की थी वो ऋक दीवर ने की थी। तो जीवक चिंतामणि की रचना ऋक दीवर ने की। और उसके साथ साथ देखो वलयपति और कुंडलकेती, ये जो है इनके बारे में खास जानकारी नहीं मिलती कि इनकी रचना किसने की थी। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। इसमें जो आंसर बना आपका वो बनेगा इल्गो अधिकार। तो इसमें जो आंसर बनेगा ए आपका आंसर लग जाए। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री सबसे पहले भारत आया था। अब देखो इसमें ध्यान रखना है कि ये इसी में ही ऑप्शन में ही आपको छांटना है कि कौन सा सबसे पहले आया था और कौन सा सबसे यहाँ पर बाद में आया था। तो देखो यदि आप यहाँ पर सोचेंगे कि डाइमेकस, तो डाइमेकस या फिर मेगास्तीन, यदि आप देखें जो 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था, तो उसमें सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। तो उसी में ही क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर जो था अपनी पुत्री की शादी हेलेना का विवाह जो है वो कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो ये मौर्य जब विवाह कर देता है तो ये जो मेगास्थनीज था ये एक दार्शनिक था। तो ये ऐसा मान लो कि एक दहेज स्वरूप ही आया था वहां से। तो ये यूनान का शासक था, यूनान का शासक नहीं, यूनान का लेखक था ये। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। अब देखो जो डाइमेकस था, तो डाइमेकस कौन था, तो ये जो डाइमेकस था यदि आप देखेंगे, ये सब के सब सिकंदर के बाद के हैं। तो सिकंदर के बाद का कौन है, ये भी आपका सिकंदर के बाद का है। ये डायनोसियस भी सिकंदर के बाद का, और ये टालेमी जो ये भी सिकंदर के बाद का है। तो मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज सबसे पहले इन चारों में सबसे पहले भारत आया था। तो आंसर इसका बनेगा आपका बी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर सवाल पूछता है यहाँ से कि भारत आने वाले विदेशियों का क्रम क्या है। जैसे आपसे कहते हैं सुंग युंग, सुंग युंग कब आया था, तो वो सुंग युंग जो आया था वो 512 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी के बीच में ये आया था। कितने दिन तक यहाँ पर आया था। ह्वेनसंग, ह्वेनसंग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। 629 से 645 बीसी के बीच आया था, एडी में आया था। और जो फाइयान था, फाइयान जो था वो 399 से लेकर आपका 414 के बीच में था। और इति सिंह, इति सिंह जो था वो 693 से आपका 696 तक रहा था। ये आपका 3 साल यहाँ पर रहा था। अब आप इसमें मैच करा लो कि सबसे पहले कौन आया आने वाले क्रम में। तो यदि आप देखें तो फाइयान सबसे पहले आएगा आपका 300, नहीं सॉरी 1 मिनट, हाँ 399, ठीक है। तो फाइयान ही सबसे पहले आएगा। तो 3 इसमें देखो पहले, तो वो 3 तो इसमें भी है, तो आप इसे तो हटा सकते हैं बी को। अब आप इसमें देखें 3 आएगा, 3 के बाद में क्या आएगा आपका, 3 के बाद में जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका 1 सुंगयुंग। तो 3 1, फिर उसके बाद में आपका बनेगा 2 ह्वेनसंग, और फिर आपका इतिसंग 4। तो 3 1 2 4 आपका आंसर जो बनेगा वो ए में इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में भारत की कितनी जातियों का उल्लेख किया है। देखो जो इंडिका लिखी है मेगास्थनीज द्वारा, उसमें इसने 7 जातियों का वर्णन किया है। अब यदि हम देखें 7 जातियां कौन सी थी, एक तो था दार्शनिक, दार्शनिक था। दूसरा था कृषक आपका। तीसरा था पशुपालक। फिर आप देखेंगे कारीगर, योद्धा, और फिर आप देखेंगे निरीक्षक। निरीक्षक के बाद में आप देखेंगे सभासद। तो ये इंडिका के अनुसार ये 7 जातियां विद्यमान थी भारत में। और मेगास्थनीज भ्रामक भी देता है, भ्रामक वो भी व्याख्या भी करता है कभी कभी, क्योंकि इसे यहाँ की भाषा का ज्ञान नहीं था। तो इसी वजह से कभी कभी भ्रामक की संख्या भी दे देता है। जैसे आप ये कहता है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, और वहीं कौटिल्य की अर्थशास्त्र में दासों का वर्णन मिलता है। तो ये हम आगे बढ़कर देखेंगे, आगे चलकर देखेंगे, जैसे हम मौर्य साम्राज्य में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि किस प्रकार से हुआ। नेक्स्ट आपका पेरी पैलेस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसकी पुस्तक है। देखो पेरी पैलेस ऑफ द इरिथ्रियन सी हेरोडोटस की है, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है, नहीं। प्लिनी की, ये भी नहीं। टेसियस की, नहीं। किसी अज्ञात नाविक की लिखी, अज्ञात नाविक द्वारा लिखी गई थी ये पेरी पैलेस ऑफ द इरिथ्रियन सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन निम्न में से कौन सिकंदर के पूर्व का लेखक नहीं है। अब देखो कौन से, यदि आपसे कहें कि सिकंदर के पूर्व के लेखक कौन थे, देखो एक तो था आपका टेसियस, सिकंदर के पूर्व का था। हेरोडोटस सिकंदर के पूर्व का था। ये जो मेगास्थनीज है ये सिकंदर के बाद का था। तो आंसर क्या लगेगा इसका, बी ही इसका आंसर लगेगा। पीछे ही मैंने आपको हिंट दिया था इसके बारे में कुछ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के बाद का लेखक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि सिकंदर के बाद के लेखक कौन थे। देखो मेगास्थनीज तो है ही, तो इसका मतलब जहाँ 2 है वो तो होगा ही होगा।
तो दो, देखो, एक दो दो, सभी में ही दो ही है, तो आगे बढ़ जाओ जरा इसको लेकर। यदि हम आगे बढ़कर देखेंगे इसमें, देखो आगे कहता है आपका टाइमेकस, ये भी था। टालमी था, टालमी भी था। क्या नियाकर्स था? नियाकर्स नहीं था आपका। जब आप देखेंगे तो नियाकर्स नहीं था। हाँ, नियाकर्स नहीं था ये। हाँ, ये नहीं था। डायनोसियस ये भी था। तो इसका मतलब एक दो तीन और चार, एक दो तीन और चार, ये जो थे ये सिकंदर के बाद के लेखक थे। नियाकर्स जो था, ये जो नियाकर्स था ये सिकंदर के समय का अर्थात सिकंदर का समकालीन लेखक था। सिकंदर के समकालीन ये लेखक कौन से थे? जैसे नियाकर्स, ऑने सिक्रेट्स और अरेस्टोबुलस। तो ये तीन जो थे ये सिकंदर के समकालीन ही थे। तो आंसर जो बनेगा आपका डी, इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट है, डाईमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था? अब आपको फिर से सोचना है कि डाईमेकस देखो किसके शासनकाल में आया था, तो बिंदुसार, बिंदुसार के शासनकाल में आया था। और बिंदुसार कौन था? तो बिंदुसार मौर्य साम्राज्य में एक प्रतापी राजा हुआ था। अजातशत्रु जानते हैं ये हर एक वंश में था। और अशोक को जानते हैं आप भली बात है। तो आंसर इसमें जो बनेगा आपका वो बी बनेगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ह्वेन सांग द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है, जिसके बारे जिससे जिससे भारत की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है? तो देखो हैंसोंग द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हैंसोंग द्वारा जो लिखी गई थी वो सी युकी की रचना की गई थी। और इसी सी युकी से भारत के बारे में, भारत की राजनीति व्यवस्था पर प्रकाश पड़ता है। राजनीतिक व्यवस्था पर प्रकाश यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो फ्यो क्यू की रचना किसने की थी? तो जो फो क्यू की रचना थी वो फाइयान की रचना थी। फाइयान ने की थी फो क्यू की रचना, और सीयूकी की रचना जो की थी वो हेवेन सांग ने की थी। राजनीति का ये कोई नहीं है, ना ही ये कोई। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, फाइयान द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? अभी आपको बताया कि फाइयान द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, फो क्यू की। ये सब कौन थे? ये चीनी यात्री थे, अर्थात चीनी लेखक थे। और यही बौद्ध धर्म के शिक्षा के लिए भारत में आए थे। और फाइयान तो जानते हैं कि काफी दिन तक फाइयान रुका था यहाँ पर। अब ये तो हो गए देखो क्वेश्चन आपके 40। अब यदि आपको देखो लेक्चर की पीडीएफ की आवश्यकता हो, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप लिंक को ज्वाइन कर लेना। और वहां से आपको टाइम टू टाइम पीडीएफ मिलती रहती है। जैसे ये लेक्चर आज आपका अपलोड होगा उसी दौरान आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसमें देखो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 दोनों की मैं पीडीएफ आपको एक साथ प्रोवाइड करा दूंगा। और ये भी आपका ये तो पीपीटी है आपकी, मैं आपको पीडीएफ टाइप में कराऊंगा। यदि आप चाहें तो आपसे मोबाइल में ही पढ़ सकते हैं, वरना आप उसका प्रिंट आउट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें पेजों की जो संख्या होगी वो बहुत ही कम होगी। अब देखो यदि आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कमेंट नहीं करना चाहते तो मेल के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार के नोट्स की आवश्यकता हो, जैसे आर ओ बी ओ यूपी पीसीएस यूजीसी नेट में ओनली हिस्ट्री के लिए, और हिंदी के नोट्स की आवश्यकता हो, तो आप मेल के माध्यम से बता सकते हैं, वहां भी आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और यदि आपको लगता है लेक्चर अच्छा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।